कि मूछ जो है ना वो ऊपर होती है, एक साइड की नीचे होती नमस्कार मित्रों, नमस्कार द टीचर शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एपिसोड 77 बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज है खेल दिवस। और हम जानते हैं कि खेल हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, खासकर जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। अगर बच्चों को खेल से वंचित रखा जाए तो क्या होगा, और अगर उनको खेलों में प्रोत्साहित किया जाए तो क्या होगा? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि हम सब इनके जवाब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसके उत्तर में लापरवाही बरतते हैं। और अगर हम विद्यालय शिक्षा की बात करें तो खेल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अन्य विषय। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में खेलों को वो महत्व नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। और यही कारण है कि हम समय से पहले असमय बूढ़े होते जा रहे हैं। यदि हम खेलेंगे तो फिट रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है फिट इंडिया मूवमेंट का, उसके पीछे यही सोच है कि पूरा इंडिया खेलेगा तो फिट रहेगा। तो आज खेल दिवस के शुभ अवसर पर हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए तीन ऐसे शिक्षक हैं जो खुद भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मैनेजर रहे हैं, कोच रहे हैं, और खेल जैसे क्लिष्ट विषय पर जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी की हुई है। ऐसे हमारे शिक्षक साथी आज हमारे साथ हैं, तीनों उत्तराखंड से हैं। सबसे वरिष्ठ शिक्षक हमारे साथ जीवन सिंह बिष्ट जी हैं, जो फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं अपने समय में और बहुत लंबे समय तक यूनिवर्सिटी लेवल तक खेले हैं, और फिर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर टीमों को ले जाते रहे हैं, उनके कोच रहे हैं, उनके मैनेजर रहे हैं। डॉक्टर ममता जोशी पाठक हैं, जो बहुत अच्छी एथलीट रही हैं, राष्ट्रीय स्तर तक बहुत बार खेली है, स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर और ओपन लेवल पर भी, रेलवे में भी। और साथ में डॉक्टर मानस शाह है, जो खुद भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और कोच रहे हैं, और अब शिक्षा विभाग की शोभा बात। रोज की तरह हमारे साथ दिल्ली से श्री गिरीशन जोशी जी लाइव हैं, जो सीसीआरटी के पूर्व निदेशक हैं, और साथ में हमारे को मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी हैं, जो ऋषिकेश से लाइव है। और आज एक खास मेहमान फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें हम खास मौकों पर अवश्य याद करते हैं, और वो हमेशा आकर के हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं। वो है श्री हेमंत बिष्ट जी, आदरणीय हेमंत बिष्ट जी, जो नैनीताल से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। तो आप सबका स्वागत है सर द टीचर शो में एपिसोड 77 में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, आपका स्वागत। सभी को धन्यवाद सर, नमस्कार। आपसे भी होगा। हेलो जी, मानस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। वाह, आज लग रहा आप सुन पा रहे हैं सर? आप सुन रहे हैं हम लोग? आवाज आ रही सर? हमें स्पष्ट है। आवाज ठीक आ मैं रही सुन नहीं पा रहा हूँ, आप लोग चर्चा जारी रखिए सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अभी। है? ठीक है, बाधा लग रही है, फिर जुड़ता हूँ आपके साथ। ठीक है सर। नेटवर्क यहाँ भी तो विषय से शुरुआत करते हैं। ठीक है सर। जी हाँ। विषय जैसा हम कहते हैं हर प्रोग्राम में, जो हमारे मुख्य वक्ता आते हैं वो प्रोग्राम को सींचते हैं। अपने बारे में, आपकी यात्रा के बारे में कुछ बताएं, इससे पहले कि भट्ट जी और बिष्ट जी और भोगुना जी वगैरह सब अभी दिख नहीं रहे भोगुना जी स्क्रीन पे, मैं तो आ जाऊँ सर। नेटवर्क सर ऑफ हो जा रहा है। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेमंत बिष्ट जी, आपको आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ, ठीक। तो किससे आप बात कर रहे हैं, जीवन सिंह बिष्ट या हेमंत बिष्ट?
श्री जीवन सिंह बीस जी से। मुझसे जी। आपके जो कहाँ जन्म हुआ, अपने खेलों की यात्रा, अपने अध्ययन की यात्रा हम सब से के साथ शेयर करेंगे सर, श्री जीवन बीस जी। नमस्कार सर। मैं हमारी जो शुरुआत हुई फुटबॉल की जी और पढ़ाई लिखाई की वो सिंधगढ़ गढ़वाल में हुई, क्योंकि मेरे फादर एसएसबी में जॉब करते थे। जी तो हम लोग वहीं जी से 6 से 12 तक हमारी शिक्षा वहीं हुई। फुटबॉल का ABCD हमने वहीं सीखा। सीनियर हमारे बहुत सीनियर थे हमारे साथ खेलने वाले। गढ़देवा वहाँ फुटबॉल का जो हमारा रीजनल होता है, पहले गढ़देवा का नाम जी फेमस था। हम लोग गढ़देवा जी खेलते थे। और इंटरमीडिएट करने के बाद मैं, तो ये फादर उनका ट्रांसफ़र हो गया था मुरादाबाद। मैं मुरादाबाद चला गया और वहीं पर ग्रेजुएशन जी किया और वहीं से फिर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व भी किया मैंने वहीं पर मुरादाबाद रहकर। उसके बाद 1980 में यहाँ सरकारी जॉब में लग गया और जी। उसके बाद मैं लगातार ये 2016 मेरा रिटायरमेंट हो गया। तो सर गढ़वाल में कौन से शहर में शुरुआत हुई आपकी, कौन सी जगह पे? श्रीनगर प्रॉपर, श्रीनगर प्रॉपर में। श्रीनगर, जो तो जी हाँ, खिलाड़ियों प्रॉपर का गढ़ श्रीनगर। रहा है। जी हाँ वो बहुत अच्छा। सुविधाएं अच्छी, जी। कंपनी भी सर अच्छी है। तो फुटबॉल में आपके गुरु कौन रहे, प्रारंभिक गुरु कौन रहे? हमारे थपलियाल जी थे, पिटाई सर हमारे जी गवर्नमेंट कॉलेज में। वही जी उन्हीं के साथ हम लोग सीखते थे, वही सिखाते थे। पहले तो ये GGIC बगल में ग्राउंड था, वहाँ प्रैक्टिस जी करते थे। तो ग्राउंडों की एक्चुअल में सबसे बड़ी हमारी कमी ये है हमारी गेमों में कि ग्राउंडों की जी बहुत कमी है। जी क्योंकि जो गेम होंगे, प्लेयर होंगे तो फील्ड से निकलेंगे, ना कि पेपर में निकलेंगे। तो जब तक फील्ड नहीं मिलेगा हमें जीवित अवस्था में, फील्ड चालू नहीं होगा तो ग्राउंड कहाँ से होंगे, प्लेयर कहाँ से होंगे। तो लेकिन फिर भी उस समय हम लोगों में इंटरेस्ट था, काफ़ी इंटरेस्ट था। तो गोला साइड में जी थाने के पास थाना था, वहाँ ग्राउंड था, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। और बाद में जी इधर हॉस्पिटल के पास GNTI था, वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि मेरे फादर SSB में थे, इसलिए कभी कभी हमको SSB का ग्राउंड मिल जाया करता था, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस जी करते थे। तो वहीं से हम लोगों ने फिर ये फुटबॉल की ABCD सीखी। हमारे साथ प्यारेलाल जैन जी थे, हमारे सीनियर जी हैं। जी। सर ये आपने माइक कैमरा ब्लॉक कर दिया, मुझे लग रहा है सर कैमरा आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक्चुअल में सर ये अपने आप हो जा रही है क्या? हाँ कैमरा हाँ अभी हाँ आ गया। एक बार स्क्रीन को टच कीजिएगा सर, फिर आपको कैमरा और ऑडियो सब दिखेगा, फिर कैमरे को ऑन कर लीजिए। एक बार स्क्रीन को टच कीजिए जीवनदा। सर जितनी भी हमारी रैलीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, नेशनल की, तो जीवनदा जैसे कुछ चेहरे जब तक उस रैली में नहीं दिखाई देते थे, हमको आनंद नहीं आता था सर। तो जीवनदा का अपना, हाँ, और बिल्कुल जीवनदा का एक खास रोल रहता था। इवन जब बच्चों को खाना भी खिलाएंगे तो जीवनदा वहां पर खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो ऐसे वो तो बहुत सारे स्पोर्ट्स, लोग हैं। हाँ वो तो स्पोर्ट्समैन की वो स्पिरिट होती है वो उनकी। और बच्चों के प्रति इतना लगाव कि जी, शायद वो नेट अभी दूर है भट्ट जी, तो जीवनदा या मानस जी या हमारे ममता मैम जो भी आ जाएं। जीवनदा आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मानस आ गए भट्ट जी। हाँ सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। गुड। तो ये हम आज अपने दूसरे अतिथि का स्वागत करते हैं भट्ट जी। मानस जी आ गए और शुरुआत करते हैं। जीवनदा तब तक नमस्कार लौट के आप सभी को, नमस्कार आप सभी को, और मेरी तरफ से आपको खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। तो मानस जी, अपने बारे में कुछ, अपनी यात्रा के बारे में बताइए। कैसे खेलों में रुचि हुई, कहाँ पढ़ाई की, क्या अनुभव रहे, क्या विशेष अनुभव रहे? सर मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई बागेश्वर से हुई, जहाँ मेरे मदर और फादर जॉब करते थे। इस वजह से मेरी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट हुई। जी। बचपन में क्रिकेट का बहुत जुनून था, जैसा कि हर इंडियंस में होता है। हाँ। तो क्रिकेट में ग्राउंड भी इजीली अवेलेबल था। वहाँ डिग्री कॉलेज में फादर थे और हाँ। मदर चंडीगढ़ में जॉब करती थी, तो इजीली ग्राउंड अवेलेबल था। तो वहाँ दोस्तों के संग खेलते थे और वहाँ क्रिकेट में भी काफी नाम चलता था। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में काफी खेले हैं। और बैडमिंटन की यात्रा सर मेरी कॉलेज लेवल से स्टार्ट हुई। जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ इंडोर स्टेडियम की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो रोज प्रैक्टिस, कॉलेज के जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके संग प्रैक्टिस कर करके बैडमिंटन का गेम डेवलप किया। उसके बाद मैं एमएससी करने के लिए अल्मोड़ा गया, तो वहाँ बैडमिंटन के कोच श्री DK सेन जी, जो कि वर्तमान में लक्ष्य सेन, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, उनके फादर हैं, जो कि काफी बड़ा नाम है विश्व पटल में। वर्तमान में लक्ष्य का प्रकाश पादुकोण, जी वर्तमान में जी लक्ष्य ने तो बहुत बड़े बड़े अभी जी उनके फादर DK सेन जी हमारे गुरु रहे हैं बैडमिंटन के। उन्हीं के सानिध्य में हमने बैडमिंटन की बारीकियां सीखी। और उसके बाद सर बैडमिंटन के क्षेत्र में ही 2015 में मैंने नेशनल एम्पायर की परीक्षा प्राप्त की और अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में मैं नेशनल एम्पायर की भूमिका अदा करता हूँ समय समय पर। एक प्लेयर को अंपायर होना बहुत जरूरी है। जी सर, अंपायर जो है वो प्लेयर भी होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो बहुत समस्याएं दूर हो सकती। जी अच्छा, तो डॉक्टर मानस SGFI से भी आप हैं ऑफिशियल? SGFI से हम भट्ट जी दिखाई दिए हैं हमारे जो जी शाह जी का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। मेरे सर आज थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो रही है, फोन में आवाज नहीं आ रही है और लैपटॉप हैंग हो रहा है। मेरी आवाज सुनाई आ रही है सर? बिल्कुल मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही। शाह जी मुझे सुन पा रहे हैं? शाह जी मुझे SGFI में भी एज ए रेफरी जाने का सौभाग्य हुआ, जो कि धन्यवाद सर आपका। तो डॉक्टर मानस और श्री जीवन सिंह विजी हमसे जुड़ चुके हैं। संभवतः अन्य लोगों का नेट इस समय दर्शकगण काम नहीं कर रहा। मुकेश जी मुझे कुछ हिलते डुलते दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर मानस मैं आपको बताऊं कि मुकेश जी हाँ रोज हमारे साथ रहते हैं और एक कैटलिस्ट की भूमिका वो अपनाते हैं। जब कभी हमारा शो स्लो होने लगता है तो फिर मुकेश जी को हम यहाँ से तत्काल चिंकोटी काटते हैं और मुकेश जी हम सबको जागृत कर देते हैं। तो मुकेश जी जीवनदा फिर दिखाई दिए हैं और जीवनदा के कैरियर की शुरुआत श्रीनगर गढ़वाल में हुई है। तो मुकेश जी कुछ पूछना चाहें तो पूछिएगा जी। हमारे एक दर्शक हैं, शिक्षक साथी हैं विनय रावत जी। ये व्यायाम शिक्षक भी हैं, ऋषिकेश में ही रहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ खेलो इंडिया खेल महाकुंभ जैसे आयोजन शासन करता है, लेकिन उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा से अनिवार्य नहीं रखा गया है और न ही शारीरिक शिक्षकों की पूरी तरह से नियुक्ति की जा रही है, केवल सहायक के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो इसके बावजूद भी शारीरिक शिक्षक अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, उसके लिए उनको सलाम है। और दिल से निभा रहे हैं सर, बिल्कुल मन से। जी जी जी। जीवनदा क्या कहेंगे इस बारे में? शिक्षा में हमारे खेलों को एक अनिवार्य विषय के रूप में नहीं रखा गया है। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर जहां तक इसका विषय रखने का सवाल है, ये सबसे आवश्यक प्रश्न है कि हमारे शारीरिक शिक्षा को विषय के रूप में रखना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम इसको विषय के रूप में नहीं रखेंगे लोग इसको गंभीरता से नहीं ले पाएंगे। गंभीरता से लेने के लिए इस विषय को अनिवार्य रूप में रखना आवश्यक है।
जब हम इसको अनिवार्य रूप में रखेंगे सब लोग, विद्यार्थी भी इसको काम अच्छी तरह से रुचि लेंगे। सरकार तो रुचि ले ही रही है, अभी फिलहाल जो शासन चल रहा है सरकारी, वो इसमें बहुत योगदान दे रही है, लेकिन जी हमारे जो और अन्य स्टाफ हैं वो भी इसको नेटवर्क की बहुत दिक्कत है जी, नेटवर्क प्रॉब्लम क्लियर है, तो अनिवार्य विषय तो इसको होना ही चाहिए, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत है। और आज तो जो हमारे उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर DK सिंह, शायद उन लोगों की वार्ता भी हुई है, उत्तराखंड की खेल नीति बन रही है और उसमें संभवतः एक कदम लिया जा रहा है, और वो है कि जो अगर हमारे ओलंपिक में या एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल अगर कोई खिलाड़ी लेता है तो उसे सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। संभवतः बातचीत है और सफल भी होगी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जीवन दास? सर देखिए, नौकरी देना और ये करना ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर हम इस खेल को तब तक आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक इसको अपने जमीनी स्तर में ना आगे बढ़ाएं। विद्यालय स्तर में हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था से चुपी नहीं हुई है, सबको मालूम है। फीस इतनी कम है कि उससे समान गेम्स का सामान नहीं आ पाता, मैदान बहुत कम है, हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ चलाएंगे? गिने चुने लोग यदि कुछ ब्रॉन्ज मेडल ले भी आए तो ठीक है, ये देश का सम्मान है और हम भी इसमें सम्मानित होते हैं कि हमारा कोई सिखाया बच्चा मिला। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा यह है कि प्रत्येक बच्चे तक सेफ्टी पहुंचे। बहुत सारे हमारी प्रतिभा ऐसी है जो छुपी हुई है, लेकिन वो सुविधा के अभाव से आगे नहीं बढ़ पा रहे बच्चे। तो विद्यालय स्तर में ये सुविधा होनी चाहिए, कुछ फीस की व्यवस्था होनी चाहिए, फीस बढ़े। यदि फीस नहीं बढ़ती है तो सरकार व्यवस्था करे, व्यय की सरकार व्यवस्था करे, सरकार व्यवस्था करे, फंड व्यवस्था करे। और जहाँ पर फील्ड नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह फुटबॉल ही हो, आप खो खो करिए, हमारे स्थानीय गेम है, कबड्डी गेम करवाइए। हॉल हर एक स्कूल में, जो नए नए स्कूल बने हैं वहाँ हॉल हर स्कूल में हॉल है, वहाँ टेबल टेनिस करवाइए, बैडमिंटन करवाइए। ये सब मूलभूत सुविधाएं जब तक नहीं आ पाएंगी तब तक हम शारीरिक शिक्षा या खेल का उदाहरण बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हमारे पूरे देश से कुछ गिने चुने लोग कभी कभार मेडल ले आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए सम्मान की बात, हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे लिए भी। मगर हमने तो आखिरी स्तर के बच्चे को ऊपर ले आना, जो जमीनी स्तर का बच्चा है, तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, सोच रही है, काम करने की बहुत आवश्यकता है जी। डॉक्टर GC जोशी जी का नेटवर्क जुड़ चुका है, शायद भट्ट जी भी हमारे साथ है। सर, कुछ आप पूछना चाहेंगे या कुछ प्रश्न है आपके मन में? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हम जब छोटे थे तो उन दिनों एक कहावत हमारे समय में कही जाती थी। हम जब भी घर में या स्कूल में खेलने की बात करते थे तो हमारे टीचर और हमारे घर वाले दोनों ही कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे जाओगे खराब, होगे खराब जी। तो वो स्थिति क्या अभी उसमें कुछ चेंज आया है, अभी भी वहीं की वहीं है? डॉक्टर मानस बताएं कि क्या गार्जियंस के नजरिए में कुछ फर्क देखते हैं या यही बात अभी आपको दिखाई देती है? डॉक्टर मानस। जी सर, थोड़ा एज ए पेरेंट्स लोगों का रवैया थोड़ा चेंज हुआ इस बारे में। अब थोड़ा ये कहा जाने लगा है, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया कार्यक्रम जो चला है अच्छे खिलाड़ियों के लिए, वो एक सरकार की शानदार मुहिम है। वो सरकार की एक शानदार, जो साई के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसके तहत खेलो इंडिया प्रतियोगिता में टॉप 3 पोजीशन में अगर बच्चा टॉप 3 पोजीशन में आता है तो उसको सरकार द्वारा ट्रेनिंग के लिए, डाइट के लिए और रहने के लिए 5 लाख रुपए पर साल का खर्चा उस पर किया जाता है। अच्छा, कौन? लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जी सर, जो खेलो इंडिया प्रतियोगिता में टॉप 3 पोजीशन में जो खिलाड़ी रहते हैं उन पर ये पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, जो कई बड़े लेवल में जो बच्चा है वो अपनी
पर्सनल कोच से कोचिंग लेता है, जिनसे बचपन से लेता आया है। लेकिन इसमें कुछ फाउंडेशन ऐसा है कि जो साई के कुछ सेंटर्स है, आपको ट्रेनिंग वहीं लेनी पड़ेगी और जो पर्टिकुलर कोच है उन्हीं से लेनी पड़ेगी। अगर इसमें कुछ सुधार ऐसा हो जाए कि प्लेयर चाहे अपने किसी भी कोच को रिकमेंड करे और ट्रेनिंग सेंटर खुद से चूज करे, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है निकट भविष्य में। और साथ में उत्तराखंड में भी खेल महाकुंभ नाम से प्रतियोगिता चल रही है, जो ब्लॉक स्तर से ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक चलती है। और आपने देखा होगा 2 साल पहले 95 ब्लॉक्स में बच्चों को स्कूटियां प्रदान की गई, और इस साल भी जो 100 मीटर रेस में फर्स्ट आया उसको कार प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं फिर ऊपर से अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी देहरादून में, खेल नीति को लेके, उत्तराखंड की जो खेल नीति है इसको आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जब जो भी सरकारी पद आएंगे उसमें 4% सीटें खेल कोटे के लिए रखी जाएगी। इससे एक पेरेंट्स को एक विजन मिलेगा कि हाँ, अगर अच्छा हमारा बच्चा अच्छा करता है फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं सरकारी पद के वो लायक रहेगा। और जो टीमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, चाहे किसी भी गेम की हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, उसको गवर्नमेंट 50,000 से 1.5 लाख तक का आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेगी। इनकी जो परसों खेल नीति में चर्चा हुई थी। और साथ ही जो हमारे दिव्यांग हैं, दिव्यांग के स्पोर्ट्स होते हैं, जबकि पैरा ओलंपिक भी होता है और पैरा गेम्स होते हैं, उनके लिए भी विशेष योजना है। उनको सरकार आर्थिक रूप से किसी भी गेम के लिए मदद करेगी और उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स और अभिभावक को भी लगता है कि फ्यूचर आने वाला टाइम स्पोर्ट्स का अच्छा होगा अगर ये सब चीजें जो सरकार की पॉलिसी है ये अमल में लाई जाए। थैंक यू सर। जी भट्ट जी। तो मैं ये जानना चाहता सर, ये तो चलो पॉलिसी मैटर की बात हुई, ये बात हुई कि हम सरकारें क्या करेंगी तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं सर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्कूलों में क्या ऐसा कुछ नया किया जाए कि जिससे बच्चे खेलों के प्रति ज्यादा रुचि लें। और बहुत सारी खेल सामग्रियों के हमारे यहाँ अभाव होते हैं विद्यालयों में, पैसे के अभाव में हम इक्विपमेंट भी नहीं ले पाते। तो उसके लिए सर, उसके लिए आपने अपने विद्यालयों में कोई नवाचार किए हो तो वो हम चाहेंगे कि पूरे देश के शिक्षक सुने कि आपने खेलों को अपने विद्यालय में जहाँ पर आप पोस्टेड हैं वहाँ का थोड़ा परिचय भी दीजिएगा कि आप किस विद्यालय में हैं, अभी क्या क्या आपने अब तक किया। जी सर, अभी मैं फिलहाल रामनगर में मुझे 1 साल पहले आया हूँ मैं। इससे पहले मैं अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक में जीआईसी शेर में कार्यरत था। रामनगर में जब मैं आया तो पिछले 3-4 साल से पहले वहाँ श्री अरविंद चौधरी जी खेल प्रशिक्षक थे, खेल अध्यापक थे, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। उनका काफी नाम रहा व्यायाम शिक्षक के रूप में, हम भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से वहां कोई भी शिक्षक नहीं था। हेलो जी हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए साजी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए साजी, बोलिए डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपकी। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। क्या है यार, हम सुन रहे हैं आपको सर, सुन रहे हैं हम, आप बोलिए। जीवनदास, तब तक आप बताइएगा कि हमेशा आपके कार्यकाल में हमारी जो नैनीताल जनपद की टीम जाती थी, वहाँ के मतलब बहुत ज्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो ये परिवर्तन, ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में आप लोगों की क्या भूमिका रही और किस तरह के आपने कार्यक्रम आयोजित किए और क्या योजनाएं रही, बताएंगे? क्योंकि नैनीताल जनपद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपके कार्यकाल के दौरान, बताएंगे? देखिए जी, किसी कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि पूरे हमारे, चाहे वो अफसर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में अफसर बैठे हैं सर, वो लोग हैं, उनका सहयोग चाहिए, प्लस हमारे जो सारे शिक्षक हैं जो कि जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद कम सुविधा मिलने के बाद भी वो लोग, इको हो रही है सर, कम सुविधा मिलने के बाद भी मिलने के बाद भी बच्चों को सिखाते हैं। इको हो रही है, बहुत इको हो रही है।
और वो बहुत किसी जगह का ऐसा है। स्पीकर ऑन है सर, एक मिनट प्लीज अपना स्पीकर चेक कर लीजिए सर सब लोग। साजी आपका स्पीकर तो नहीं है, एक बार देखिए। मेरी तो नहीं है। स्पीकर ऑन होने हेलो से एक और रहता है सर इसमें। हाँ हेलो हाँ, स्पीकर ऑन हेलो, होने ठीक से। है, जी जी अब ठीक है सर। जी, तो बोलिए सर। हमारे जो सारे शिक्षक हैं गांव में जिनके पास सुविधा का अभाव है, उन्होंने बच्चों को रोड में दौड़ाया, रोड में दौड़ा के निकले बच्चे हमारे। जी वाह। अच्छा। वो बच्चे, क्योंकि गांव के बच्चे हमारे, ताकत है उनमें, जान है उनमें, उनको सही दिशा की जरूरत पड़ती है। और हमारे जो बिल्कुल सारे बिल्कुल। शिक्षक हैं उन लोगों ने मेहनत करी, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट काफी समय से अच्छे रिजल्ट दिए उसने। उसमें हमारे जो वर्तमान समय में जो हमारे सीओ साहब थे, हमारे प्रधानाचार्य महोदय थे, चाहे बीओ साहब थे, सबका योगदान है। कोई योगदान किसी का आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना अफसर के, बिना हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके योगदान के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो लोग प्रोत्साहन हमको आगे बढ़ाने में अपना हाथ लगाते पीछे से कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये कारण है। लेकिन फिर भी यदि हमको सुविधा मिलती, जो हमारे शिक्षक हैं, हम सारे शिक्षक हैं, उनको सुविधा मिलती, तो हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आज भी आगे बढ़ेगा और उस समय और भी आगे बढ़ता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विभिन्न सर जनपदों ये में जहां जहां आप रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया। और भट्ट जी, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जी भट्ट जी भी हमारे हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे। अब भट्ट जी के विषय में तो सर मैं अपने एक्स डायरेक्टर साहब जानते हैं, वो खिलाड़ी बहुत उत्तम, वो कवि बहुत उत्तम, वो पत्रकार, वो कलाकार, मतलब क्या क्या कहें भट्ट जी के बारे में। उनकी एक परत हम और खोलते हैं कि खिलाड़ी के रूप में उन्होंने बहुत नाम कमाया। हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी आप रहे थे भट्ट जी। और पता नहीं कितने ट्रैक को चेंज करते करते करते, और अब तो वो आयोजक भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और जीवनदार, मैं तो देखता था हमारे, मतलब जहां जहां मैं रैलीज में जाता था, जितना डिवोटी हमारा स्पोर्ट्स टीचर होता है सर, अपने जेब से वो पैसा निकाल के बच्चों को खिलाएगा, बहुत ही एक्टिवली टेक पार्ट करता है। और स्पोर्ट्स टीचर के बराबर डिवोटी मैंने कोई देखा नहीं है। तो आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, इसलिए बीच में मैंने ये बातें की। जीसी जोशी जी अब सर आ चुके हैं, भट्ट जी आ गए हैं, मुकेश जी आ गए, वार्ता आगे बढ़ाएंगे। नहीं नहीं सर, आपके रहने से जो है हमें भी अच्छा लग रहा है, और बहुत आपकी आवाज सुनते ही इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है कि मजा आ जाता है। तो ये स्पोर्ट्स टीचर भट्ट जी इतने डिवोटेड यहाँ के होते हैं, मैं तो देखता हूँ कि वो दिन रात वो जी अपना पड़े रहते हैं। हम लोग और तरह की मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये लोग 3-3 दिन 4-4 दिन पहले से जब ये मैदानों में जाते हैं, तो इनकी मशक्कत, उस समय तो जी बिल्कुल एक जी मजदूर की तरह भी ये लोग लग जाते हैं। और आज बिल्कुल अगर ये सर। वर्चुअल बातचीत नहीं हो रही होती भट्ट जी, तो आज हम जीवनदा से मिठाई खाते। क्यों? क्योंकि फुटबॉल हमारा राज्य गेम बताया गया है। तो जीवनदा का खेल राज्य धन्यवाद। खेल के रूप में है। तो बहुत- मिठाई तो भिजवानी पड़ेगी भट्ट जी, प्लीज। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और वाकई में आप तो खुद भी रहे हैं सर, जितने भी खेल के आयोजन विशेष रूप से उत्तराखंड में रहे हैं आप, तो बिना आपके तो वो अधूरा ही होता है हर आयोजन हेमंत सर। क्योंकि अरे माइक जी, में जब तक आप ना हो तब तक जो है किसी भी खेल प्रतियोगिता में दो चीजों का फिट होना जरूरी है, एक माइक, और माइक के आगे हेमंत बिस्ट जी। जी जी, और आपने वार्ता तो आगे बढ़ाते हैं कॉमनवेल्थ खेलों तक भी आपने कमेंट्री की है सर। सर लेकिन जी। आपका मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो विद्यालय स्तर पर जो खेलों का स्तर है, जी वो हालांकि पिछले कुछ वर्षों में काफी ऊंचा उठा है। और मैं अगर पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की खासकर बात करूं, तो हमारा सौभाग्य कि इस वक्त खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय एक ही हमारे मंत्री जी के अधीन है। तो जो खुद भी यस खिलाड़ी हैं और खुद भी खेलों में रुचि रखते हैं, और ये जो खेलो इंडिया है और ये खेल महाकुंभ है, इसमें हालांकि अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमेशा हर जगह रहती है। लेकिन फिर भी इसको स्कूलों से जोड़ा गया है, खेलों को खेल महाकुंभ के रूप में विद्यालय शिक्षा से भी जोड़ा गया है। तो बिस सर से मैं जानना चाहूंगा सर कि इसमें आपका क्या अनुभव है, कि एक सही कदम था या स्कूलों के खेलों को अलग ही रखना चाहिए था? नहीं सर, जीवन भी। जहाँ तक खेलों का सवाल है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, जी 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 मैं हाँ। जीवन से विस्तृत। हाँ, जी जहाँ हाँ, तक आप ही से पूछ खेलों रहे का हैं सर। सवाल है, अरे
जहाँ तक खेलों का सवाल है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो उनको एक रूप में मिला लिया गया और आगे बढ़े। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि केवल एक बड़ा आयोजन करा लेने से हमारी खेलों को आगे बढ़ाने की नीति काम कारगर सिद्ध नहीं होगी, जब तक कि हमको शुरुआत से ही विद्यालयों को इस लायक ना बना दें कि वो एक अच्छे प्लेयर दें। जी, शुरुआती एक अच्छे प्लेयर दें। तो हमें ये चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि कम से कम विद्यालय में ऐसी मूलभूत सुविधाएं तो दे दें जिससे कि जो वहाँ का क्रीड़ा शिक्षक है, हमारा फिजिकल टीचर है, वो कम से कम अपने विद्यालय के कुछ बच्चों को तैयार करा के ला सके। स्थिति सर यहाँ तक है गवर्नमेंट स्कूलों में कि इतने गेम होते हैं, प्रत्येक गेम में बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उनको ले आने के लिए पैसे नहीं है, फीस नहीं है। हाँ। तो कुछ सरकार कोई ऐसा इस प्रकार का फंड दे जिससे कि विद्यालय में गेम सुचारू रूप से चला पाए, और सुबह और शाम कम से कम फिजिकल टीचर को सुबह शाम जोरी से फील्ड में आना जोरी करें, और उसकी वो जो ड्यूटी है सुबह और शाम की वो भी ऑन ड्यूटी रखें, क्योंकि गेम तो सुबह शाम में होगा, दिन में पढ़ाई गणित के समय गेम नहीं करा पाएंगे। फॉर्मेलिटी के रूप में हम यदि बच्चों को ले भी गए फील्ड में, क्या ले गए, अब 12 बजे को आप यदि व्यायाम का पीरियड लगता है तो 12 बजे आप क्या करवा लेंगे साहब? ना तो गेम करवा पाएंगे उस 35-40 समय में, ना तो उस धूप में आप बच्चों को गेम खिलवा पाएंगे। ठीक है सर, एज ए फिजिकल टीचर वो जाता है, 10 मिनट तो जाने में लगेंगे उसको, कितना समय कब सिखाएगा वो? यदि वो सुबह और शाम सिखाता है तो उसका ये नहीं है कि वो अपना उतना पूरा समय दे रहा है, यानी वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ऑन ड्यूटी रहेगा। इसकी गणना कहीं नहीं है, तो इसकी गणना भी होनी चाहिए कि फिजिकल टीचर मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग में इवनिंग सिखाएगा, दिन में कोई कोचिंग नहीं होती सर, कहीं पर भी कोचिंग दिन में नहीं होगी। दिन में बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा और कुछ पढ़ेगा, या हम बच्चे को इतना थका दें कि बच्चा कर नहीं पाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि सर सुबह और शाम फिजिकल टीचर को बुलाएं। ठीक है, 10-11 बजे तक आप उनको प्रेयर करवा दें, वो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन न डालें। जब तक उसको फ्री नहीं करेंगे तब तक कोई प्लेयर निकल नहीं पाएगा। और जब ये व्यवस्था हो जाएगी, संसाधन जुट जाएंगे, फिजिकल टीचर फ्री हो जाएगा, उस पर जिम्मेदारी चाहिए, उस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप रिजल्ट दीजिए। जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए फिजिकल टीचर की, आपको सुबह शाम आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो भी एक क्लास है, ऐसा नहीं है कि बच्चा आ रहा है और आप 4 बच्चे आ रहे हैं, जितने बच्चों को नाम वो विद्यालय में देता है उतने बच्चे वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। ये विद्यालय की ड्यूटी बनती है और गार्जियन की ड्यूटी बनती है। अब हमने 10 बच्चे दिए, अब बच्चे आ रहे हैं 2, किससे कहें हम? फिजिकल टीचर किससे कहेगा? तो ये जिस तरह मैथ के क्लास की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य महोदय लेते हैं कि आप बताइए, उसी प्रकार जो बच्चे कोचिंग में आते हैं, जबरदस्ती नहीं है, जो बच्चे मान लीजिए फुटबॉल में है, कोचिंग में आ रहे हैं, उनको वहां पर रिप्रेजेंट रहना जरूरी है। ये सब बातें जब तक नहीं होंगी तब तक हम एक अच्छा प्लेयर निकालने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी सर। और जो सुबह पीरियड जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा और शाम को 4 बजे तक 6 बजे तक रहेगा, उसकी गणना भी तो कहीं होनी चाहिए। केवल फिजिकल टीचर सुबह शाम तक तो नौकरी नहीं करता, उसका भी अपना घर है। तो ये सब बातें जोशी सर के दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ सर, हमारे एक्स डायरेक्टर साहब के दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो जब संकेत करते हैं तो समझिए कि कोई विचारों का ज्वार भाटा उनके मन में चल रहा है। सर बोलेगा, माइक आपका म्यूट है सर, माइक म्यूट है आपका। जीवन दा, मेरे मन में 2-3 सवाल चल रहे हैं। एक आप उनको समझ के बताइएगा। मानस तो अभी खुश है कि मानस का जो स्पोर्ट है वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। कपिल देव ने बहुत पहले ये कहा था कि क्रिकेट जो कंबाइंड स्पोर्ट है उस पे एक आदमी की परफॉर्मेंस काम नहीं करती। मान लिया बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बाकी, और ये हर चीज एक साइंटिफिक हो गई। कल हमारे शो में जो महेंद्र ध्यानी जी आए थे, उन्होंने ये बताया कि जो लैंग्वेज है वो विज्ञान कैसे है। आज आप देखें, जब बुमराह अच्छी विकेट्स लेता है
तो उसका बिल्कुल साइंटिफिक एनालिसिस आता है कि उसकी जो बॉलिंग है या उसकी जो कौन सी बॉल डालता है वो यॉर्कर्स, उनकी यॉर्कर्स का एक पूरा साइंटिफिक एनालिसिस होता है। तो आप जो स्पोर्ट खेल रहे हैं उस पे ये नहीं है कि आपने स्पोर्ट निकाल दिया, उसके लिए खुराक चाहिए, उसके लिए ड्रेसेस चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो मेरा सिर्फ मानना ये था या पूछना चाहता हूँ कि अभी जो रिलायंस ने शुरुआत की है, जैसे नीता अंबानी जी ने बहुत पॉपुलर किया या टाटा एकेडमी ने किया, तो इसके फायदे आपको लगता है कि अगले 10 सालों में हमको मिलेंगे? क्योंकि अभी हम एक बैचुंग भूटिया जी और एक छेत्री जी को लेके अपना पीठ थपथपाते रहते हैं कि हाँ जी हमने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दे दिए या ये कर दिया वो कर दिया। तो वो उस बारे में आप क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई ऐसा क्लब है या कोई ऐसे धन्ना सेठ हैं जिन्होंने इस बारे में सोचा हो कि मैं उत्तराखंड की टीम के लिए कुछ आई शुड स्पेयर सम मनी, आई शुड सपोर्ट द क्लब्स, फुटबॉल क्लब्स। कहीं किसी ने आपसे बात की हो, कुछ ऐसा हो रहा है? सर जहां तक इनका सवाल है, जो हाई लेवल के प्लेयर्स हैं जो वहां तक पहुंच चुके हैं उनके लिए तो ठीक है सर, वो लोग वहां पर उनको फायदा मिल जाएगा। लेकिन मेन हमारा बात यह है कि हम अपने उत्तराखंड से या नीचे से प्लेयर कैसे भेजें वहां। जब तक प्लेयर बनेंगे नहीं तो वहां जाएंगे कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेन है बनाने का, मेन ये नहीं कि वहां पहुंचने का। वहां ठीक है, आप कभी कभार साल 2 साल में का प्लेयर चली भी गया तो वो कोई हमारी वो नहीं है, उपलब्धि नहीं मानेंगे उसको, वो तो गया तो कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं। मगर मेन उद्देश्य सर ये हमारे मेन ये है कि हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधाएं सरकार द्वारा या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं वो ऐसी सुविधाएं यहाँ दें जिससे कि हमारा प्लेयर जो कंबाइंड प्लेयर्स हैं हमारे, जो फुटबॉल के हैं या क्रिकेट के हैं या किसी पर, वो प्लेयर्स भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, फुटबॉल वाले बच्चे और बच्चे हैं, उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि सर वो प्रॉपर डाइट ले पाए। वो डाइट नहीं ले पाते, प्रॉपर शूज नहीं है उनके पास, फील्ड नहीं है उनके पास सर। 4 दिन के प्रैक्टिस से तो स्टेमिना कहाँ से बनेगा? नेशनल खेल आ रहे हैं, मान लिया मैं नेशनल खेल सर्टिफिकेट लेना दूसरी बात है सर। बच्चा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि हम उसको बचपन से उसको नहीं बढ़ाएंगे आगे। और यही एक नीति चाहिए जो बच्चा छोटा हमारा जो 7th और 8th में बच्चा है, जो हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेजों की भूमिका बहुत अच्छी है, उनमें बहुत गंभीरता से काम होने, क्योंकि वही हमारे चाहे स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल हल्द्वानी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, इन हॉस्टलों में कुछ सुविधा मिल रही है मगर सबको नहीं मिल रही है, सबको नहीं हो पा रहा है। जो वहां तक पहुंच जा रहा है उनको तो ठीक है, मगर वहां भी मैं देख रहा हूँ पिछले गत वर्षों से उन्होंने कोई खास रिजल्ट नहीं दिया वहां। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी कमी कहिए या प्रैक्टिस की कमी कहिए, किसी सुधार की कमी कहिए, कुछ गलतियां ऐसी हो रही हैं हमसे कि हम अपने प्लेयरों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे। देखिए सर, मेरा अपना मानना है कि प्लेयर को अनुशासित करने से पहले हमें खुद अनुशासित होना पड़ेगा पहले। जब तक कोच अनुशासित नहीं होगा, जब तक कोच ये नहीं सोचेगा कि मैं टाइम पर पहुंचूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उनके आगे क्या एक्शन कर रहा हूं, ये सब बातें हमको सोचनी पड़ेंगी। और उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह 24 घंटे निगाह में रखना पड़ेगा। हॉस्टल बच्चे को, हॉस्टल बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ये सब बातें कोच के निगाह में होनी चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता। हो क्या खा रहा है, इस खाने पर भी कोच की निगाह होनी चाहिए, बच्चा क्या खा रहा है, गलत चीज तो नहीं खा रहा हो। ये फोन आजकल सर फोन आ गए, फोन एक तो फोन ने पूरा हमारा बचपन खराब कर दिया, गेम खराब कर दिए। 24 घंटे बच्चों के पास फोन है, फोन क्यों यूज कर रहे हैं, क्या मतलब फोन यूज करने का? कोच का फोन नंबर दो अपने पेरेंट्स को, कोच बात करेगा उनसे, तो क्योंकि उस कोच के अंडर में है तो सब बच्चे हॉस्टल में, उसमें क्या डर है, कोई डर नहीं उसमें। तो क्यों, क्या मतलब फोन का? बच्चे प्रैक्टिस करके आते हैं 8 बजे 9 बजे 7 बजे प्रैक्टिस करके आए, खाना खाया, 12 बजे तक वो लोग फोन में लगे रहे मान लिया, तो सुबह कब उठेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या बॉडी लैंग्वेज होगी। तो इन सब बातों का बहुत केवल बच्चों पर ही हमको नहीं देना ध्यान, कोचेस पर, हमारी व्यवस्थाएं पर,
कोचिज के ऊपर भी निगाह रखने वाला कोई होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, आपकी क्या, आपका टाइम टेबल क्या है, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर मानस आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में जो सुविधाएं हैं या उत्तराखंड में जैसा परिवेश है, तो आप कैसे यहाँ के बच्चों को किसी भी खेल में मतलब आगे बढ़ा सकते हैं? कि आपके मन में को, क्योंकि आप युवा हैं, कोई योजना ऐसी है कि उत्तराखंड के माहौल को देख के आप कैसे बढ़ाएंगे? कुत्ता कहाँ भौंक रहा है सर? खेलों की बात सुनते ही कुत्ता भौंक रहा है कहीं बाहर है सर। जी जी, कुत्ते को भी खेलने से रोका जा रहा है लग रहा है। मानस, तो शायद मानस फिर थोड़ा म्यूट हो गए। भट्ट जी, मानस जी ने अपना माइक बंद किया हुआ। मानस जी माइक ऑन करिए, म्यूट कर रखा आपने माइक अपना। मानस जी आपने अपना माइक म्यूट कर रखा सर, वो शायद सुन भी नहीं पा रहे सर। मैं बिस्ट सर से और हेमंत सर आपसे भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप चूंकि बायोलॉजी के विज्ञान के शिक्षक रहे हैं और बिस्ट सर खेलों के हैं और मैं भी इसी विभाग में हूँ, तो एक बड़ी रोचक बहस है सर। जब हमको बीएड कराया जाता है या बीटीसी कराया जाता है, टीचर्स ट्रेनिंग होती है, तो उसमें कहा जाता है कि पहला घंटा, पहला दूसरा घंटा और पांचवा घंटा, ये 3 घंटे 3 पीरियड बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे विषयों को दिए जाने चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, विज्ञान, गणित या अंग्रेजी, क्लिष्ट विषयों को दिया जाना चाहिए। जबकि बिस्ट सर ने बिल्कुल अपोजिट बात कही, उनकी बात में दम है कि पहले जब बच्चा फ्रेश है, सुबह सुबह ठंडा है, मौसम अच्छा है, तब उसको खेल का पीरियड दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे जो शिक्षा नीति के निर्धारक हैं वो ये कहते हैं कि पहला पीरियड तो विज्ञान गणित का ही होना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? आप सबकी मैं राय जानना चाहूंगा, जितने भी लोग इस पैनल में आ जाए, हेमंत सर से लेके, जोशी जी से लेके, बहुगुणा जी और बिष्ट जी, शाह जी और ममता जोशी हमारे साथ जुड़ गई हो तो वो भी। सर जी, एक्चुअल में जी, जो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, विद्यालय में हम केवल बच्चे को गेम इंट्रोड्यूस कराते हैं सर। आप ये सोचें कि हम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक अच्छा प्लेयर निकाल देंगे, ये संभव नहीं है। हम केवल बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिससे बच्चे के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो, बच्चा इतना ना थक जाए कि बच्चा आगे पढ़ ही ना पाए। तो हम बच्चों को इन पीरियड में जो पढ़ाई, हमारे जो वादन होते हैं, विद्यालय के वादन होते हैं, उनमें हम केवल गेम इंट्रोड्यूस ही करते हैं, केवल इंट्रोड्यूस कराते हैं। यदि हमें प्लेयर निकालना है, यदि प्लेयर हैं, तो प्लेयर या तो सुबह प्रैक्टिस करेगा या शाम को प्रैक्टिस करेगा, वही निकल सकता है। ये सोचना कि हम इन पीरियडों में प्रैक्टिस करा के बच्चों को निकाल देंगे, ये तो मेरे समझ से बाहर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, हम बच्चों को उस गेम के बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस उन बच्चों की खोज करते हैं जो बच्चे जिस गेम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा फुटबॉल वाला है, तो हम देख लेंगे 10, 15, 20 मिनट में कि ये बच्चा कैसा है, उसको हम फुटबॉल सिखाएंगे, मगर सुबह और शाम को, तो टाइम बहुत लगता है। तो जो वादन का पीरियड है, ये केवल इंट्रोड्यूसिंग पीरियड है कि हम बच्चों को गेम इंट्रोड्यूस कराते हैं, थोड़ा व्यायाम, हल्का व्यायाम करा दिया, मांसपेशी करवा दी, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा जो दिमाग की थकान है, मानसिक थकान, उससे थोड़ा उसको कमी मिल जाए। क्योंकि मान लिया मैथ्स पढ़ के आ रहा है उठ पैर में, तो थकान कम हो जाए हल्के पैर में। यदि हम उसको इतना थका देंगे गेम में, तो बच्चा क्या पढ़ेगा दिन भर? तो ये भी देखना पड़ता है। तो प्रैक्टिस के लिए तो सुबह शाम ही है सर, प्रैक्टिस तो आपको जी सुबह शाम को आना ही पड़ेगा यदि आपको प्लेयर बनना है। जी, जीवनदा का कहना है सर कि जो हमारे खेल के पीरियड हैं उसको फ्रेश करने के लिए या खेल में उसके रुझान को देखने के लिए, उसकी एबिलिटी के टेस्ट के लिए हैं, लेकिन अगर उसको सिद्ध हस्त बनाना है तो पीटीआईज को सुबह या शाम प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए वैसा माहौल बनाया जाए, पीटीआईज को, खेल शिक्षकों को उस तरह से छूट दी जाए। शायद जीवनदा का आशय ये था। अब मानस क्या कहना चाहते हैं? सर मानस अभी है नहीं स्क्रीन पर, तो बहुगुणा जी बहुत देर से कुछ कहने के लिए, हाँ बिल्कुल, अंगुली उठा ली उन्होंने। जो जीवन बिष्ट जी ने कहा, जो आपने कहा, मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि भाई जो पीरियड है उसको तो निश्चित रूप से खेल के
पे भी फोकस होना चाहिए। अभी तक मुख्य हम खेल को सहायक उसमें ले लेते हैं या गौण उसमें ले लेते हैं कि ठीक है कभी कभार कर लेना है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो हमारी खेल की जो नीति बनती है वो उत्तराखंड के भूगोल को समझते हुए बननी चाहिए। हर ब्लॉक, अब जो सुविधाएं देहरादून ऋषिकेश में मौजूद हैं वो नीति माना मुनस्यारी वगैरह के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं है। वहां के मैदान और यहाँ के मैदानों में अंतर है, वहां की संसाधनों में अंतर है, कई चीजों में अंतर है। तो हमें स्थानीय भूगोल, तो जो हम क्या कर रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज कैलेंडर बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो ब्लॉक वाइज कैलेंडर बनेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्लॉक के अधिकारी या ब्लॉक के शिक्षक या ब्लॉक के जो वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उस ब्लॉक में कौन सा खेल ज्यादा बेहतर तरीके से खेला जा सकता है वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से। और आर्थिक परिस्थितियां भी साथ में हैं। अब जो दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे हैं वहां बैडमिंटन बहुत महंगा खेल है, ये कुछ खेल बहुत महंगे खेल है, कुछ खेल आसानी से खेले जा सकते हैं। तो आर्थिक जो आयाम है और जो भौगोलिक आयाम है उसको देखते हुए अगर हम खेलों का आयोजन करें या नीति बनाएंगे तो मेरे ख्याल है ज्यादा बेहतर बनेगा। मानस जी ने जो जीवन दास ने जो कहा कि वो कि भाई पीरियड, तो जो खेल का पीरियड तो थोड़ा सा विशेष होना ही चाहिए, वो फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। जी मानस जी हमारे साथ जुड़ गए सर। जी मानस जुड़ गए। हाँ मानस जी अपना माइक अनम्यूट करिए सर, आपका माइक म्यूट है। फोन या लैपटॉप में आप जिस पे भी हैं उसका माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। वो शायद सुन नहीं पा रहे सर हमें मानस जी। उनका जोशी सर की क्या रहे इस बारे में, जोशी सर से पूछ लेते हैं सर। जी जी जोशी सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर। जोशी सर आप सर माइक आपका म्यूट है। जोशी सर माइक म्यूट है आपका। हाँ जी बोलिए सर। मानस जी का भी माइक म्यूट है। मानस सर अपना माइक अनम्यूट करिए और हम हमारा जो जी उसका लोग नहीं है। संभवतः मानस का माइक म्यूट है। मानस एक बार आप स्क्रीन टच कीजिएगा तो नीचे फिर ऑप्शन आ जाए। उनको फोन पे बता दीजिए भट्टी, आज फोन करके समझा दीजिएगा जी। एक बहुत बढ़िया कमेंट आया है, मुझे उसको पढ़ के हंसी आ रही थी। चंद्रदत्त तिवारी जी हैं, कह रहे खेल पर लेने की मानसिकता सरकार जब तक नहीं त्यागेगी खेल संग खिलाड़ियों का उद्धार नहीं हो सकता। बड़ा मतलब इन्होंने जो अलंकार का प्रयोग किया है को खेल पर लेने की, मुझे हंसी आ रही। ये किस सब्जेक्ट के सर? तिवारी जी आपकी सब्जेक्ट क्या थोड़ा बता दीजिएगा चंद्र तिवारी जी। सर आ गए हैं, श्री जोशी सर हमारे बीच आ गए हैं। सर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि पहाड़ का जो भूगोल देख करके, बहुगुणा सर ने कहा कि भूगोल देख करके हर स्थान की अपनी अलग नीति बनानी होगी, तो इस तरह का नियोजन क्या किया जा सकता है सर? डॉक्टर जोशी सर। शायद जोशी जी का माइक भी इस समय फिर म्यूट हो गया या वहाँ नेट की प्रॉब्लम है। ममता जोशी पाठक जी दिखाई दे रही है। जी ममता जी नमस्कार। डॉक्टर ममता जोशी पाठक शायद जुड़ चुकी हैं भट्ट जी। जी। और मानस भी जुड़ गए हैं। मानस आपको आवाज आ रही है? नहीं यार म्यूट है। आपका माइक म्यूट है शायद। इनको फोन पर बताना पड़ेगा। आ गए सर आपकी आवाज आ रही है और थोड़ा यहाँ नेटवर्क क्या इश्यू हो रहा है, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो मानस आप बताइएगा, डॉक्टर मानस, कि पहाड़ के भूगोल को देखते हुए हम अपने बच्चों को किस तरह के खेल खिला सकते हैं और इसमें कैसे सफलता पा सकते हैं, बताइएगा। भट्ट जी भी आ गए। सर पहाड़ में
पहले, हाँ सर, पहले भी लगभग 9 वर्ष की सेवा सर मेरी पहाड़ में रह चुकी है। वहाँ ग्राउंड का अभाव रहता है, और जो इंटीरियर के विद्यालय हैं वहाँ तो बस असेंबली होने लायक ही जगह होती है। ऐसी जगह में हम लोग बच्चों को खेल ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे रनिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि अगर खेल रनिंग बच्चा करेगा तो उसके काफी और साथ में जो खो खो गेम है, जैसे पहाड़ में थोड़ा हम एक सरकारी स्कूल पहाड़ी कंडीशन थोड़ा फाइनेंशियल सुविधा का अभाव रहता है, वहाँ देखते हुए खो खो जैसे हमको प्राथमिकता दी होगी, और वजह से दिखते हैं। आपने हेमंत कुछ प्रश्न पूछा था कि जी उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या होना चाहिए करके। जी हाँ जी सर। जी जी हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए सर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा, बोलिए। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब था, ठीक है बोलिए। नहीं, मुझे ये लगता है उत्तराखंड की परिस्थिति जी हाँ बोलिए सर। जोशी सर का माइक खुला है, ठीक है। नहीं, म्यूट हो गया सर उनका माइक। जोशी सर का माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सर जोशी सर। भट्ट जी, आप तो हॉकी के प्रखर खिलाड़ी रहे हैं भट्ट जी, और आज हम मेजर ध्यानचंद जी को स्मरण में ला रहे हैं, तो उनको भी प्रणाम करना है हमने आज। और ये सौभाग्य की बात है कि नैनीताल में उनके सुपुत्र अशोक कुमार जी हाल ही में 1-2 साल पहले आए, बहुत अच्छी बातचीत उनकी रही नैनीताल के विषय में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और उनके 3 और बेटे बराबर यहाँ खेलते हुए आए। वीरेन भाई साहब भी नैनीताल कई साल खेले, मेजर ध्यानचंद जी के बेटे। राजकुमार भाई साहब नैनीताल आते थे और बराबर खेलते थे। गोविंद भाई साहब रेलवे वाले आते थे, बराबर खेलते थे। तो नैनीताल के प्रति उनके मन में हॉकी के प्रति बहुत अनुराग रहा। भट्ट जी, क्या कभी आपने इन भाइयों को नैनीताल में खेलते हुए देखा? आज उनको स्मरण कर रहे हैं क्योंकि औरों के माइक म्यूट है, आप बताइएगा, क्योंकि आप तो हॉकी के बहुत अच्छे सर। वो मैं तो, मुझे सौभाग्य रहा है इन सबको कई बार। मैं नैनीताल, आपको याद होगा गर्मियों में 7 साइड टूर्नामेंट भी हुआ करता था, और बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे। एक बड़ा टूर्नामेंट होता है नैनीताल में जिसमें पूरे देश भर के हॉकी के खिलाड़ी आते हैं, ऑल इंडिया ट्रेडर्स कप होते हैं। जी, ट्रेडर्स कप, जो हिंदुस्तान के सबसे पुराने हॉकी टूर्नामेंट्स में से, और अपना 100 साल पूरे कर चुका है जी। तो उसमें देश के सभी बड़े खिलाड़ी आए हैं। और मैं बीच में कोई आवाज आ रही, मैं ये कहना, पाठक आ गई हूँ जी। हाँ, लेकिन वो दिख नहीं रही है सर स्क्रीन पे। तो हॉकी, नैनीताल में हॉकी खेलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है सर। खेलों को बढ़ावा देना है, पहले ममता जी को लागू होगा, खेलों को बीच आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। आवाज, ममता की आवाज आपको आ रही है? नैनीताल में हॉकी खेलना कैसे चुनौती है? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, नैनीताल में हॉकी खेलना बहुत बड़ी चुनौती है। वो ऐसे है कि नैनीताल का जो ग्राउंड है सर, वो फ्लैट जो है, कैसे चुनौती है जी, वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ सर। नैनीताल में हॉकी नहीं, फुटबॉल खेलना भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्रिकेट तो फिर भी आप थोड़ा बहुत सावधानी के साथ खेल सकते हैं सर। जो रेतीली जो ग्राउंड है वहां पर ना, उसमें स्लिप बहुत होता है, जूता ग्रिप नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो रेतीला पथरीला है। और अगर आप गिर गए तो टिटनेस का इंजेक्शन पक्के हैं, वो छिल जाता है पूरे हाथ पांव सारे, टर्फ की तरह, टर्फ से भी खतरनाक है। तो हॉकी खेलना नैनीताल में, मैं कई बार, बहुत बार गिरा हूँ और बहुत अच्छी तरह से घायल भी हुआ उसमें कई बार। तो लेकिन इसके बावजूद नैनीताल में हॉकी बहुत लोकप्रिय थी, और मुझे उम्मीद है कि आज भी होगी। और आज खेल दिवस पे हम बताना चाहेंगे सर, सैयद अली जी हैं, राजेंद्र रावत हैं, ये दोनों ओलंपियन हुए। जूनियर इंडिया ललित नैनीताल के, एनडी जो हैं वो जूनियर इंडिया उन्होंने खेला, एनडी ने। उसके अलावा राकेश टंडन हमारे हल्द्वानी के हैं। मतलब हॉकी का तो एक गजब का इतिहास रहा नैनीताल में। और नैनीताल के फील्ड में सर करीब करीब सारे
ओलंपियनों ने नैनीताल में खेला। और एक कहानी है भट्ट जी कि जब टीम विश्व विजेता बनकर के इंडिया आती है तो एक हथौड़ा स्टेट की टीम झांसी से नैनीताल आती है और रूप सिंह जी के नेतृत्व में आती है। तो बताइए, जिसमें सारे खिलाड़ी विश्व विजेता टीम के और नैनीताल के युवाओं से वो टीम हार जाती है, तो वो चकित हो जाते हैं कि एक छोटे से शहर की टीम ने विश्व विजेता टीम को हरा दिया। तो ऐसा इतिहास रहा है उत्तराखंड का और नैनीताल का। जी जी सर, नैनीताल का जो प्रैक्टिस किया हुआ खिलाड़ी है वो नैनीताल में कभी हार ही नहीं सकता, वो कभी नहीं आ सकता जो नैनीताल में प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बाद आप नैनीताल में तो कम से कम नहीं आ सकते, चाहे आपके आगे ओलंपिक चैंपियन टीम क्यों ना आ जाए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और दूसरा सर, मुझे आपको याद होगा ये बंदा मन्नू दा थे, दीक्षित जी हल्द्वानी में हमारे कोच थे, और वो उनका बड़ा योगदान। जी हाँ, उनका पहाड़ में हॉकी को बढ़ाने में दीक्षित जी का, मन्नू दादा का बहुत बड़ा योगदान है। और लगभग 100 साल की उम्र तक भी, जब तक वो जीवित रहे, स्टेडियम में स्थायी कोच थे एक तरह से, वो परमानेंट। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद भी वो, राजेंद्र रावत जी ये सब उसी समय के हैं। जी हाँ, सब उन्हीं के विद्यार्थी रहे। और वो मन्नू दादा ध्यानचंद जी के जमाने के खिलाड़ी थे और उनके साथ खेले हुए थे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम बड़े शिद्दत के साथ मन्नू दादा को भी याद करते हैं। वो हालांकि लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन हल्द्वानी में स्थायी रूप से रहते थे। और मेरे साथ के कई लड़के जो नैनीताल में, कांता प्रसाद शाह है, मनोज बिष्ट गुड्डू है, और हमारा कमल जोशी है, हॉस्टल में किशोर जोशी है, हमारे भाई साहब नरेंद्र बाफिला जी हैं, और एक लंबी लिस्ट है हल्द्वानी के खिलाड़ियों की भी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक हॉकी में खास करके परचम लहराया। तो बाफिला जी ने बहुत आगे तक किया। जी जी जी। और एक और बात, जो इस वक्त सर हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सचिव हैं, आदरणीय राजीव मेहता जी, उनको मैंने क्रिकेट खेलते हुए खुद देखा बचपन में, खुद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ममता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? ममता जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। कि उसमें यह है कि ममता जी, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही कुछ भी। तो जरूरी कि वो खिलाड़ी बने। ममता की आवाज तो आ नहीं पा रही थी। नहीं आ रही। वो एक सवाल आपने पूछा था सर। हेलो, कुत्ता कहीं रो रहा है। एक सवाल पूछा था चंद्र तिवारी का, फिर कमेंट आया सीडी तिवारी जी का कि ये कौन से विद्यालय में सीडी तिवारी जी। तो सर, सीडी तिवारी जी शिक्षक नहीं है, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे और हरफन वाला व्यक्ति हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, और हमारे शो में लगातार देख के हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और इनकी मिसेज टीचर है अल्मोड़ा जिले में, तो इसलिए संभवतः वो ज्यादा रुचि रखते हैं शिक्षा के प्रति और खेलों के प्रति। मूलतः रंगमंच और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आप ताल्लुक रखते हैं। तो सवाल सर, जोशी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो एक सवाल था कि पहला पीरियड जो है वो खेलों का हो कि विज्ञान गणित का हो। वो एक बहस थी जिस पर सबके राय में लेना चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया पूरा। शाह जी, आप सुन पा रहे हैं? मानस शाह जी, यहाँ पे जी बिल्कुल भट्ट जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मानस शाह जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। तो बोलिएगा बोलिएगा। जी जी सर, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अपने विचार दें सवाल पर। जी जी सर, मेरा पर्सनल ये सोचना है, जो भी इम्पोर्टेंट विषय है वो शुरू के 4 पीरियड में होने चाहिए, और गेम्स के लिए आफ्टर 6 पीरियड इंटरवल मिनट। आज नेटवर्क ने खासी दिक्कत पैदा की है। जी जी बंदा। और इधर मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर जीसी जोशी जी का नेटवर्क इस समय चल रहा है। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। भट्ट जी भी आ गए। मैं ये कह रहा था कि मुझे आज डाउन द मेमोरी लेन बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दादा ध्यानचंद जी के जो लड़के थे अशोक जी,
वो हमारे घर के ठीक पीछे वाली लाइन में रहते थे, किदवई नगर में, दिल्ली में। और उनसे इतनी वार्ता होती थी पिताजी के बारे में कि पूछे मत। पिताजी हमारे बड़े फैन थे ध्यानचंद जी के। तो अशोक कुमार जी वहीं किदवई नगर में खेलते भी थे। और इसी तरह जो मानस जिस फील्ड से आ रहे उसमें मेरे को जिस क्लब में मैं था, बैडमिंटन क्लब में अपने कॉलोनी के, उसमें एक बार प्रकाश पादुकोण आए थे खेलने के लिए। और हुआ ये था कि प्रकाश पादुकोण जी के साथ एक जूनियर्स में एक विक्रम नाम के प्लेयर थे। वो पता नहीं कहाँ गए, मुझे पता नहीं, लेकिन ही वाज एब्सोल्युटली क्लास, एब्सोल्युटली क्लास। तो वो आज आपने बैडमिंटन और हॉकी की बात की, तो बड़ा अच्छा लगा जानकर कि ये दो खेल हैं। और फुटबॉल में जैसे जीवनदा बता रहे थे कि बिल्कुल ठीक है कि कंबाइंड स्पोर्ट है और उसमें सबका कंट्रीब्यूशन बहुत चाहिए। आप ये कहते हैं कि पहला पीरियड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल। लेकिन हमें स्पोर्ट्स के देखते हुए ये कहना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड जो है स्कूलों में वो हमेशा स्पोर्ट्स का होना चाहिए, क्योंकि इतनी ताजगी और इतनी प्रसन्नता से मन भर जाता है कि आपका पूरा दिन वो बहुत अच्छी तरह निकलता है। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड पीरियड जैसे जीवनदा कहते हैं कि स्पोर्ट्स का होना चाहिए। ये नहीं कि 7वां 8वां पीरियड रख दिया, हाँ जी अब थके मांदे हो, टीचर ने थप्पड़ मारे हुए, डांट खाई हुई है, आपने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तब आपको स्पोर्ट्स में डाल दिया। फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड शुड ऑलवेज बी ऑफ द स्पोर्ट्स। मेरा अपना मानना ये है। अब वो शिक्षा नीति में कैसे आएगा या क्या आएगा। एक टीचर ने अभी कमेंट किया कि उन्होंने शायद आज एजुकेशन मिनिस्टर जो वो हैं, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है कि नेशनल लेवल पे जो भी उत्तराखंड का खिलाड़ी जो भी आएगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एश्योरेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट है जो उत्तराखंड सरकार ने कमिट किया है। ऐसे कमिटमेंट छोटे छोटे मोटे मोटे होते रहे तो मुझे लगता है काफी स्पोर्ट्स की स्थिति सर वो किस लेवल का मांगा है सर, जिसमें ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं सरकार? सर ये स्क्रीन का कमेंट है, बिना फरेरा है हमारी स्पोर्ट टीचर। उन्होंने सर माइक किसी का ऑन है। उन्होंने ये कमेंट किया है कि उनकी बात हुई आज मंत्री से जी। तो मंत्री जी ने कहा कि जो भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनको जो है नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं खुद भी इस बारे में सहमत हूँ कि ऐसा होना संभव है, क्योंकि मंत्री जी खेलों के प्रति बड़े संवेदनशील है। वो खुद भी खिलाड़ी हैं और आज भी प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा अपने फिजिकल फिटनेस को वो देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर आगे कुछ जरूर सकारात्मक होगा। अच्छा भट्ट जी, जो आजकल लीग चल रहे हैं, जैसे आईपीएल आपका है लीग, उससे बहुत कल्याण हुआ, बहुत नए खिलाड़ी आए, कबड्डी की लीग है, हॉकी, फुटबॉल, तो जीवनदार क्या इससे फायदा कुछ मिल रहा है? क्योंकि बाहर से अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं, उनके साथ हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, तो ये जो लीग चल रहे हैं इनसे कितना फायदा आपको दिखाई दे रहा है? लीग, जहाँ तक लीग का सवाल है, इसमें जी प्रोत्साहन तो मिल रहा है। ठीक है, मेरा अपना अलग विचार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सबके लिए सही विचार है। मेरा अपना इंडिविजुअल विचार ये है कि लीग से प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग आगे बढ़े, मगर बढ़ेंगे कहाँ जब तक हम उसको नीचे से ना ले जाए बच्चे। ये चीज हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए, उत्तराखंड में होनी चाहिए ना। जब उत्तराखंड में अच्छे लीग मैचेस होंगे, अच्छे फील्ड चालू होंगे, तभी तो प्लेयर हम आगे जाएंगे हमारे। तो मेन हमारा उद्देश्य यही है कि हम पहले नीचे संभालें, ऊपर बच्चा जो जाएगा ठीक है। पहले मेन हमारा है हम विद्यालय को देखें, यहाँ लीग कराएं, डिस्ट्रिक्ट में लीग हो, उसके ऊपर लीग हो, और जो हमारे खेल प्रेमी हमारे और लोग उद्योगपति हैं वो सब थोड़ा सपोर्ट करें खेल को, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ने की वो प्रोत्साहन मिले ना बच्चों को। अब बच्चे टॉप लेवल तक, वहां तक पहुंचना बच्चा तभी पहुंचेगा जबकि उसको नीचे से सही डायरेक्शन मिलेगा। सही डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, साल में एक आध बार, कोई 2 साल में एक बच्चा चले गया, वो उपलब्धि नहीं मानेंगे हम। उपलब्धि वही है कि हम मैक्सिमम बच्चों को कितना ऊपर तक ले जा रहे हैं। उसके लिए हमको जमीन से जुड़ना पड़ेगा, जमीन से जुड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में, अपने विद्यालय लेवल में, संकुल लेवल में, और ऐसी लीग होते होते आगे बढ़ेंगे, तब बच्चा आगे बढ़ेगा।
मेरा अपना मानना ये है। अब प्रोत्साहन मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? धन्यवाद। जोशी सर कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी सर। जीवेंद्र, कभी आपको मौका मिला कि आप केरल जाएं, आप कर्नाटक जाएं, जहाँ की टीमें, जहाँ के स्पोर्ट्समैन निकल के आ रहे हैं बच्चे बच्चे लेवल पे, वो ताकि आप लोगों को कुछ उससे मिले कि वो जो एक केसेस होते हैं, जैसे कि गुड केसेस हैं या मतलब गुड प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम उत्तराखंड में उसको किसी तरह ला पाए? कुछ ऐसा हुआ कभी आपके जीवन में? नहीं, उधर केरल तो जाने का मौका नहीं मिला मुझे। नहीं मिला। हाँ, नहीं मिल पाया सर। कोचेस की हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारे नहीं, अच्छे अच्छे नहीं कोचेस हैं सर। यहाँ। देखिए, एक मैंने दिल्ली में नेशनल स्टेडियम, जो ध्यानचंद स्टेडियम है, उसमें एस्ट्रोटर्फ है। उसमें खिलाड़ियों का बिल्कुल गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम आपको याद होगा जब 71 में अजीत पाल सिंह जी के निर्देशन में हमने हॉकी जीती थी, जैसा अभी हेमंता कह रहे थे, वर्ल्ड कप जीता था, माइकल किंडो, अजीत पाल सिंह जी वगैरह वगैरह। तो पहचान के मैं आपको एक बहुत पर्सनल इंसिडेंट बताऊं। मैं एक दिल्ली में कनॉट प्लेस में शॉपिंग कर रहा था। ओडियन के सामने या प्लाजा के सामने एक बाटा की दुकान है। वो बाटा की दुकान से मैंने शू लिया। ठीक 7 बजे वो शॉप बंद हो जाती थी, और मैंने देखा कि एक सरदार जी कोशिश कर रहे हैं अंदर आने की, लेकिन उनको चौकी जो गेट कीपर था वो मना कर रहा था। नहीं नहीं, आप जाइए जी सरदार जी, आपका बंद हो गया है दुकान। पता कौन थे वो? अजीत पाल सिंह। मैंने उनको पहचाना, क्योंकि बचपन से मैं हॉकी का बहुत शौकीन था। तो मैंने कहा, मैं गया बैंक बाटा के मैनेजर को, मैंने कहा देखिए आपकी दुकान में इस वक्त देश का एक 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 मतलब कहना चाहिए एसेट, एक नेशनल एसेट आपकी दुकान में विजिट कर रहे हैं अजीत पाल सिंह जी। वो बेचारे बड़े संवेदनशील थे, गए, अजीत जी को बुलाया अंदर, कॉफी वॉफी दी। तो खिलाड़ियों का एक तो सम्मान नहीं होता, दूसरा उनको फैसिलिटीज नहीं है। एस्ट्रो टर्फ यदि एक भी बन जाए, जैसे अभी भट्ट कहते हैं कि उत्तराखंड में, नैनीताल में हॉकी खेलना मुश्किल है, एक एस्ट्रो टर्फ लगा दें यार, थोड़ा सा एक प्रमोशन तो दें गेम्स को। एस्ट्रो टर्फ हॉकी में आपकी गुणात्मक वृद्धि करता है, आपके गेम में 50 से 75% की। आप इंटरनेशनल लेवल खेलने जाते हैं और वहां पे आपको एस्ट्रो टर्फ का ज्ञान ही नहीं है। हमने सब देखा था कि भारतीय हॉकी क्या स्थिति हुई जब एस्ट्रो टर्फ इंट्रोड्यूस हो गई। यूरोप के खिलाड़ी पानी दे दे के, और हमारे खिलाड़ी भाग रहे थे, फिसल रहे थे, गीले हो रहे थे, उनके जूते वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हैं जो उनको सोचनी पड़ेंगी ना, स्पोर्ट्स को, छोटी छोटी चीजें जो आप कह रहे थे। सर एक कमेंट आया है दिल्ली से कुबेर बिष्ट जी का। हाँ, वो हेमंत जा के लिए उन्होंने मैसेज किया है, कह रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम लाइव देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मुझे अवगत कराएं। कुबेर बिष्ट जी दिल्ली से आपसे कह रहे हैं सर, हेमंत। अच्छा, उत्तराखंड के, देखिए आप जानते हैं हॉकी में तो हमारा गौरव है, सैयद अली जी हैं। सैयद अली जी ओलंपियन हैं, राजेंद्र रावत जी हैं, ओलंपियन हैं, सियोल ओलंपिक उन्होंने खेला, कुबेर भाई साहब जानते ही हैं। और उसके अलावा ललित शाह जी कितने 9 देशों में गए थे, जूनियर इंडिया उन्होंने खेला। और अजीत पाल के बाद अगर लोग कहते थे कि कोई अच्छा सेंटर हाफ बनेगा तो ललित, लेकिन वो आगे तक नहीं पहुंच पाए, जूनियर इंडिया खेला उन्होंने। एंडी ने पाकिस्तान टूर में बहुत अच्छा खेला, और पाकिस्तान टूर में जब वो गए तो बड़े हीरो बन करके निकले एंडी। इसके अलावा हमारे राकेश टंडन जी हैं, भाकुनी जी हैं, हल्द्वानी के, जीवनदा जानते होंगे। हॉकी में तो बहुत नाम आए। अब बाकी एथलेटिक्स में आप जानते हैं कि रामनगर के हैं, एथलेटिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा रेसर के रूप में रहे। और हाल में हमारे गुरमीत हैं और नितेश हैं, ये सब रियो ओलंपिक में इन लोगों ने प्रतिभाग किया। बाकी हॉकी की जो महिला खिलाड़ी है कुबेर भाई साहब, आप जानते हैं हमारे हरिद्वार की हमारी बहन कितना नाम वो कमा रही है, बहुत लंबी प्रलंब सूची है। बाकी दक्ष सेन है, अल्मोड़ा के तो बैडमिंटन के बिल्कुल जन्मजात खिलाड़ी हैं ये भाई साहब, मानस भी बैठे हुए हैं, दक्ष सेन बैठे, और बहुत सारी प्रलंब सूची है। एकता भी इसको आप जान रहे हैं। और बाकी धर्मेंद्र भट्ट जी हमारे देहरादून, इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, बॉक्सर। ललित प्रसाद बॉक्सर हमारे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर तो मत पूछिए, यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ये कुबेर भाई साहब से बातचीत, क्योंकि इसके लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए हर खिलाड़ी का नाम लेने के लिए। नितेश है, और अभी ये जो स्लो रेस जो होती है हमारी वॉक रेस में, उसमें खिलाड़ी हैं, गुरमीत हैं,
बहुत सारे खिलाड़ियों में, तो अभी 3 खिलाड़ी तो रियो ओलंपिक में ही गए थे। जी 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 भट्ट जी। बाकी क्रिकेट में आजकल उत्तराखंड का बहुत नाम हो रहा है, आप जानते हैं, जहां देखिएगा, हालांकि उन्होंने दूसरे राज्य एडॉप्ट कर लिए हैं, दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में भी गजब का, हल्द्वानी के तक बच्चे, 2-3 बच्चे इस समय रणजी में खेल रहे हैं, रणजी मैचेज में। विकेट कीपर रावत है हमारा, और बाकी जुयाल है, ये नागरकोटी है, तो क्रिकेट में भी गजब का इस समय उभार आ रहा है। जी जी भट्ट जी। जोशी सर का माइक खुल गया है। जी सर। मानस जी सर जी बोलिए। हाँ बताइए, उत्तराखंड के राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जरा परिचय दीजिए, अभी कुबेर भाई साहब पूछ रहे हैं। जी जी जी, जैसा कि अभी बता दीजिए। ने बताया जी जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का वो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं वो, इस समय जो नए खिलाड़ी हैं, और ममता भी जुड़ गई, अगर उनकी आवाज हम तक पहुंच पाती। तो सर, ममता की कोच की भी एक लड़की है, गांव की है सर, और नेशनल प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने स्थान पाया, और बहुत अच्छी एथलीट है। अब अगर ममता का माइक जुड़ता मानस, तो हम पूछते उसकी कहानी, वो सफलता की कहानी पूछते। मानस, आप कंटिन्यू कीजिए। सर, एक लड़का भी है देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज का, आशीष कुमार, जिसने अभी लास्ट ईयर खेलो इंडिया, जी जी जी, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में फर्स्ट प्लेस प्राप्त की, अंडर 17 में 3000 मीटर रेस। जी, तो जी, जी। और बाकी गेमों में भी सौरभ रावत है, उत्तराखंड के, जो अभी नेशनल टीम में जी आए हैं। जी। आर्यन जुयाल है, जो अंडर 19 इंडिया टीम भी खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं अंडर 19। क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल में एकता बिष्ट है, और बैडमिंटन में नेशनल लेवल में स्नेहा रजवार है, और मानसी रावत है, और इंटरनेशनल लेवल में बोधित जोशी है, चिराग सेन है। तो काफी बड़े बड़े नाम हैं। साथ में गुंजन बाला है, एक लड़की ताइक्वांडो से, बागेश्वर की लड़की है, वो काफी अच्छा ताइक्वांडो इंटरनेशनल लेवल में पदक लेके आई है। अभी कोच भी है आपकी, तो काफी नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से एक जॉब सिक्योरिटी इनको नहीं है, जो कि उत्तराखंड की कहे तो ड्रॉबैक कह सकते हैं हम इसको, उत्तराखंड का। और साथ ही मेरा सर एक सुझाव कह सकते हैं आप, कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। उसके लिए स्कूल्स में 1-2, मैं तो ये कहूंगा सर, बहुत जगह बात चल रही है कि 9th से 12th तक फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। मैं तो लेकिन ये कहूंगा सर, अगर हो सके जितनी पहले, अगर छोटे बच्चों के लिए बेसिक स्पोर्ट्स अगर बुक क्लास में लागू करवा दी जाए, इसमें फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए। जैसे अगर हम एक केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं, जी हाँ बोलिए सर, जोशी सर, हेलो। मैंने कहा क्लास 3rd से अब जो मान लीजिए प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, सर आप बोलिए प्लीज। मैंने कहा मानस की क्लास 3rd से जो 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट ये अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है, इसमें पहले 5 साल यदि छोड़ भी दिया आपने, तो जो नेक्स्ट 3 है, 3rd, 4th, 5th, उसमें जरूर हो जाना चाहिए स्पोर्ट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एग्री। और ये मस्ट है सर। जैसे हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, अगर केमिस्ट्री में किसी को सोडियम दे दिया जाए, छात्र कोई स्टूडेंट को सोडियम दिया जाए और कहा जाए प्रैक्टिकल करिए, उसको सोडियम के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर उसने पढ़ा नहीं है सोडियम क्या काम कर सकता है, और उसने पानी में डाल दिया, तो पूरी लेबोरेटरी में आग लग सकती है, एक बम की तरह काम करता है। वैसे ही अगर बच्चों से कहा हम दौड़ो खेलो, और उनको बेसिक नॉलेज या बेसिक रूल रेगुलेशन अगर हम
क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, टैक्टिक्स क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, और हमारे जो सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम, उसके बारे में उनको नहीं बताएंगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए फिजिकल, मेरा कहना है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट कंपलसरी ना ही चाहिए, हमको स्पोर्ट्स को डेवलप करना है। बहुत सही कहा आपने। तो जो खिलाड़ियों को जॉब देने की बात है सर, अगर इस तरह की साथ ही साथ सर एक इसी और है, जबकि जीवनवीर सर पहले भी ये बात कह चुके हैं, हमारे वहाँ स्कूल एजुकेशन में बट जी आज की वार्ता जैसे हर्डिल रेस होती है वो वही वाली हो गई। मानस जी कहिए, मानस जी क्या कह रहे हैं? आज इंटरनेट ने इसको हर्डिल वार्ता बना दिया सर। मानस कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कह रहे थे? उनकी आवाज। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल लेवल में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पहले तो थोड़ा, जैसे विगत 2 साल से रमसा के थ्रू 25,000 रुपये स्पोर्ट्स के लिए फंड आ रहा सामान के लिए, इसको कंटिन्यू कैरी ऑन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, इक्विपमेंट होंगे, ग्राउंड अच्छे होंगे, तभी हम खेल सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो बेसिक रूट लेवल है उसके लिए हमको पहले तो इक्विपमेंट फैसिलिटी चाहिए। अगर हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है तो हम वो चीज नहीं सिखा सकते हैं। दूसरा, जब भी हमारी उत्तराखंड की कोई टीम स्टेट खेलने जाती है, बच्चे स्टेट खेलने जाते हैं, तो उनको डीए के तौर पर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में 90 से 100 रुपया मिलता है पर डे का, और एक प्लेयर को के लिए अच्छी बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट होना मस्ट कंपलसरी है। बिना डाइट के वो कुछ नहीं कर सकता है, बिना रेस्ट के और बिना डाइट के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आप सोचिए, अगर 100 रुपीज उसको डाइट के लिए मिल रहा है तो वो एटलीस्ट उसके ब्रेकफास्ट में ही खर्चे हो जाता है, क्योंकि उसको फ्रूट की डिमांड भी है। प्रोटीन तो बहुत दूर की बात है सर, वैसे तो प्रोटीन भी मस्ट है क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा है। अगर उसको फ्रूट लेने हैं और ब्रेकफास्ट करना है, अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी एग्स लेने हैं, बनाना लेने हैं, मिल्क लेना है, तो 100 रुपीज से कुछ नहीं होता है। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे व्यायाम शिक्षक हैं, वो लोग, कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत डिवोटी हैं और खुद अपने पैसों से खर्च करके बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन ये सफल होने बहुत लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को ही खुद सोचना होगा कि एक प्लेयर के तौर पे कम से कम इतना उनको डीए दिया जाए कि उनकी डाइट पूर्ण हो सके। एब्सोल्युटली करेक्ट। आज तीसरी जो बकरा थी वो नहीं जुड़ पाई ना? हाँ, वो बीच में जोड़ रही थी सर, बीच में जोड़ रही थी, वो नेटवर्क की दिक्कत थी, वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। वो कहाँ से जुड़ रही थी? वो हल्द्वानी से ही है सर। अच्छा, नहीं, हल्द्वानी से ही है, हल्द्वानी, लेकिन वो नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जो है वो हमसे जुड़ नहीं पाई। हाँ सर, आपका माइक ऑन है जोशी सर? हाँ, मैं माइक ऑफ कर। इको हो रही है उससे, इको हो रहा है उससे जी। थैंक यू सर। हाँ, तो बहुत ममता जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। वो बहुत कोशिश कर रही थी लगातार कनेक्ट होने की, लेकिन नेटवर्क के आगे किसी का जोर नहीं है। और ये मैं फिर से इस नेटवर्क के बारे में वही कहना चाहूंगा कि मुझे 4G को आग लगे और जल्दी से 5G आ जाए तो शायद कुछ बातचीत हो पाए आगे को। मैं कह रहा था ना भट्ट जी, आज हम सब ये स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, तो आज की जो वार्ता है, जैसे हमारे एक हर्डिल रेस होती, बाधा दौड़ बिल्कुल बाधा दौड़ बाधा दौड़ हो गई है, लेकिन फिर भी
वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जी जी जी। और ये बीना फुलेरा जी कह रही हैं कि बीच बीच में फिजिकल टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जरूरी के लिए बीच बीच में होनी चाहिए। और कई जगह मैंने देखा है जिले स्तर पर जब अधिकारी लोग रुचि लेते हैं, तो हमने कई बार कराई थी। मैं खुद कई बार नैनीताल जिले में कई ट्रेनिंग्स में प्रतिभाग कर चुका हूँ, एज ए ट्रेनर भी, एज ए ट्रेनी भी। लेकिन मुझे लगता है कि बीना जी की राय बिल्कुल ठीक है, इस पर स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बननी चाहिए। जी। जैसे आप अलग अलग विषयों की ट्रेनिंग देते हैं तमाम सर्व शिक्षा अभियान में, रमसा में, ऐसा आप समग्र शिक्षा में, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन की भी ट्रेनिंग मस्ट होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए शतरंज जैसा खेल, लूडो जैसा खेल निश्चित रूप से हर बच्चे को, हर शिक्षक को खेलना और खिलाना चाहिए। टीचर्स को शतरंज निश्चित रूप से आना चाहिए, ताकि वो बच्चों को मानसिक विकास में सहायक हो सके। अगर जगह नहीं है, इंडोर की जगह है, आउटडोर की जगह नहीं है तो। आवाज नहीं आ पाई जी। तो मानस ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, क्योंकि वो युवा खिलाड़ी है। और भट्ट जी आपने बहुत अच्छा किया कि एक वरिष्ठतम खिलाड़ी हैं जीवनदा, जिन्होंने वर्षों अपना जीवन खेलों को समर्पित किया। 2016 में आप सेवानिवृत्त हुए। मानस हैं, डॉक्टर मानस बिल्कुल नए। तो आपने इतना बढ़िया एक सामंजस्य यहाँ पर आज बिठाया था, और इन दोनों की बात कमोबेश हमारे सामने आई। ममता जोशी पाठक जी के बारे में बताऊं कि इनकी एक जो स्टूडेंट है वो पहाड़ पानी साइड, और वहां से उसने नेशनल जीता। आज LIC में या किसी बड़े अच्छे संस्थान में वो गांव की बिटिया एक बड़े अच्छे पद पे है। तो हम इन लोगों की सफलता की कहानियां सुनना चाहते थे, चाहे वो जीवनदा हो, चाहे डॉक्टर मानस हो, कि इन्होंने अपने संघर्ष के बाद हमारे गाँव के कोई खिलाड़ी को कहाँ तक पहुंचाया। वो एक दो संघर्ष की कहानियां हो जाती, उसके बाद भट्ट जी हम समापन की ओर बढ़ते। जी जी। तो अभी जीवन सर हमारे साथ हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जो हेमंत सर ने जिस ओर इशारा किया है? कोई सफलता की कहानी जिसमें आपको जी संतोष हुआ कि आपने एक खिलाड़ी को उस लेवल तक पहुंचाया है। अच्छा जी, देखिए सर, मैं हल्दीचौर से रिटायरमेंट हुआ मेरे यहाँ हल्दीचौर से। और काफी हल्दीचौर में लड़के हमारे खो खो में या एथलेटिक्स में आगे तक गए हैं। ये तो नहीं, मैं नेशनल तक तो नहीं ले गया, किसी बच्चे को नहीं जा पाया बच्चा। लेकिन जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट से ऊपर हम लोग पहुंचते हैं, तो जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं कुछ, वो बच्चे हम लोग के संपर्क में आते हैं। जी। हॉस्टल के बच्चे जी। तो जब हम उनको नेशनल या ऊपर, जैसे एक हॉस्टल बच्चा 2 साल पहले, नाम याद भूल गया मैं, वो इंटरनेशनल अंडर 19 में गया था, लड़का गया था, हल्द्वानी ऑस्ट्रेलिया लड़का है, इन फुटबॉल में इंटरनेशनल गया था लड़का वो। तो जब हम उनको ले आते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं हल्द्वानी स्पोर्ट हॉस्टल का, तो बच्चा इंटरनेशनल गया था बच्चा। तो जब हम इनको ले जाते हैं, तो इनसे ये नहीं कि हम बच्चों को ले जाते हैं, हम बच्चों के उनको ये भी शो करते हैं कि भैया हम जब आपको ले जा रहे हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर आगे अपने देश का नाम भी रोशन करिए। केवल खेलना ही वो नहीं है, क्योंकि हम आपकी बात अपने विद्यालय में कहेंगे, और आपको एक मॉडल बना के आगे बढ़ेंगे, आगे ये बच्चा आगे बढ़े हमारा। तो जो कि विद्यालय हमारा ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट और नेशनल तक तो जाते हैं बच्चे, लेकिन उसके ऊपर तो बच्चे को हमारे जा नहीं पाए। हाँ, तो जीवनदा ने अपने अनुभव भी बताए, और मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चे को आगे ले जाने के लिए। और मानस ने बताया भट्ट जी, अपने पॉकेट मनी से हम लोग डाइट भी खिलाते हैं कभी, तो ये बहुत अच्छा डिवोटी हैं लोग। भट्ट जी। जी 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 बिल्कुल सर। और ये मैं आपको, मेरा भी अपना जो अनुभव रहा है टीमों को ले जाने का, टीमों के साथ जाने का कई वर्षों तक उत्तराखंड में और उससे पहले यूपी में, तो निश्चित रूप से जो शिक्षक खेलों से जुड़े हैं उनका अपनी जेब से पैसा खर्च होता है, क्योंकि जब आप टीम बाहर ले जाते हो तो जो सरकारी खर्चा है उसमें तो नाश्ता भी नहीं हो सकता, खाना तो बहुत दूर की बात है। और तो सारे जितने हमारे समन्वयक होते हैं ना भट्ट जी, जैसे अरविंद चौधरी जी थे, और इधर ये संजय है, राहुल है, मनीष हैं,
हाँ, संजय वर्मा फुटबॉलियर हैं। संजय वर्मा के बारे में सर मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो भी मैंने ऐसे खेल शिक्षकों में देखे हैं जो खेलों के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं, बिल्कुल मिटने को तैयार रहते हैं 24 घंटे। वो जुनून मैंने देखा है। पूरन नयाल है, जी जी। और पाठक मैडम है जो महिला समन्वयक हैं, ये लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। मैंने कई बार देखा इन सब लोगों को, जीवन दान उसके उनकी बिना टीम में रहने वाले हुए। जी 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 उसके बिना हो नहीं पाता सर। ये मानस साहब फिर कोशिश कर रहे हैं हमसे जुड़ने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की दिक्कत है। तो अब मुझे लग रहा है कि हमें 1 घंटे का कार्यक्रम था, 1.5 घंटा लगभग होने को है, तो अब विदा भी लेनी होगी, क्योंकि समय जो है आपको कुबेर भी जी बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं सर दिल्ली से, कि आपने उनको जी सूचनाएं दी। स्क्रीन पर उनका कमेंट मैंने लाइव किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जी जी कुबेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है सर, चाहे नेटवर्क की कमी हो या जो भी हो, इतनी शिद्दत के साथ हमारे पूर्व निदेशक महोदय हमारे साथ रहते हैं। भट्ट जी का इतना सुदीर्घ अनुभव रहता है, बहुगुणा जी जिनको भट्ट जी मिर्ची बाबा कहते हैं, और ये तीनों लोग इतना प्रोत्साहित हम लोगों को करते हैं, जो लोग हम वार्ता में शामिल होने के लिए आते हैं। और भट्ट जी, आपके शो के विषय में मैं अक्सर बातें करता हूँ कि इतना जबरदस्त शो आप लोगों का, लगातार ये 77 एपिसोड, मुझे लगता है कोई शो नहीं आया होगा। और ऐसे ऐसे लोग, अगर आप जो आपने एक बनाया मंतव्य बनाया, उद्देश्य बनाया कि कभी ईश्वर ने चाहा कि आप इस शो को किस रूप में संरक्षित करना चाहेंगे, वो भी अगर दर्शकों को, अगर आज उचित है तो बताने का कष्ट करेंगे, क्योंकि हम माइक आप ही का खुला है अभी। चलिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा सर, तो मैं उस पर चाहूंगा कि उस पर जो हमारे आगे की योजना है उसको हम स्पष्ट करें। पहले तो सर मुझे आपके शब्द पर आपत्ति है कि जो इसको आपका शो कह रहे हैं, हमारा नहीं है सर, आपका है। जी जी, नहीं, एक इनिशिएटिव सर आप लोगों ने लिया है, तो अब हम लोग जुड़ते गए सब लोग। जी, मैंने बचपन से सर आपको देखा है और आपसे सीखा है, तो आप भी इस टीम के हिस्से हैं, आप संरक्षक हैं। जहाँ पर हमारी गाड़ी में, जहाँ पर गाड़ी अटकती है, तेल कम होता है, तो आप ही धक्का लगाते हैं इसमें। खुशी की बात है सर, आप इतना मान देते हैं। तो भावी योजना है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे मनुष्य। जी, अभी सर हम इसको जिस रूप में चल रहा है, विद्यालय के सरकारी शिक्षकों के साथ चर्चाएं चल रही हैं, अभी हम इसको कुछ समय तक इस रूप में जारी रखेंगे। और जब तक विद्यालय बंद है तब तक कोशिश करेंगे कि रोज शाम को हम मिलें। और विद्यालय जब खुल जाएंगे तो उसके बाद हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जैसा भी तय होगा, सबके साथ मिलके, लेकिन इसको जारी रखेंगे लंबे समय तक। भले हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करें बाद में, फिलहाल हम इसे रोज करेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव बहुत लोगों से आया है, और हमारा भी प्लान है कि हम इस शो में जितने भी शिक्षक आ रहे हैं उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े नवाचारी भी हैं। तो हम उनको एक किताब के रूप में, एक पुस्तकाकार रूप देंगे आने वाले समय में, द टीचर शो करके। ये किताब एक अच्छा दस्तावेज जो रहेगा, जो शिक्षाविदों के काम आएगा पॉलिसी बनाने में, जो हमारे नए शिक्षकों के काम आएगा कि किस विषय के शिक्षक क्या विचार रखते थे इस समय पर, जिस समय ये हमारा शो चल रहा है। जो हमारे जैसे आप जैसे सीनियर लोग आए तो आपका एक अलग तरीका है, अभी मानस जैसे लोग, नए लोग हमारे साथ आए, और भी बहुत सारे नए शिक्षक आए हैं जो युवा शिक्षक, कुछ कवि थे, कुछ साहित्यकार थे, कुछ संगीत के थे, उनके अपने अलग विचार हैं विभिन्न विषयों को लेके। तो उसको हम एक डॉक्यूमेंट की शक्ल देंगे, एक पुस्तक की शक्ल देंगे आने वाले समय में। और जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो हम एक सम्मेलन करेंगे, जब अभी हम दूर से मिल रहे हैं, फिर हम आमने सामने मिलेंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे। वो देश में कोई भी स्थान हो सकता है, वो नैनीताल हो सकता है आप चाहेंगे तो, वो गुजरात हो सकता है, वो हरियाणा हो सकता है, वो बंगाल हो सकता है, अभी तय नहीं है, वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल तो कोरोना है। तो हम 3-4 दिन के लिए एक जगह पर मिलेंगे, और जितने हमारे साथी शो में आए हैं उन सबको आमंत्रित करेंगे। वो अपनी कला का प्रदर्शन सबके सामने वहां पर रहेगा। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले हैं, हाँ जी, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले हैं परफॉर्म करेंगे, जो विजुअल आर्ट्स वाले हैं वो अपने एग्जीबिशन लगाएंगे, या जो क्राफ्ट वाले हैं वो क्राफ्ट का एक स्टॉल लगाएंगे। इस तरह से एक बड़ा भव्य समारोह हम आने वाले समय में करेंगे। हो सकता है ऋषिकेश में करें या नहीं, था अभी कुछ तय नहीं है सर कि कहाँ होगा, क्योंकि अभी कोरोना का तय नहीं है कि कब खत्म होगा जी। तो इस तरह का सोचा है। और उसमें आप सबका सबसे महत्वपूर्ण
हाँ, उस पर सर अभी चर्चा चल रही है कई लोगों से कि उसको कैसे किस तरह से करेंगे, लेकिन अभी टाइम है तो हमें इतनी जल्दी नहीं है। फिलहाल हमारा फोकस है कि हमारी शो की क्वालिटी अच्छी बनी रहे और हम प्रतिदिन समय पर आकर के 7 बजे शुरू करें इसको और अलग अलग राज्यों में और विस्तार इसको दे पाए। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा सर, तो कल हमारे शो में जो मेहमान है हर्षित को बुला दो। कल हमारे शो में मेहमान है, मैं अभी देख के बताता हूँ सर उनके बारे में। तो अलग अलग राज्यों से हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए शिक्षकों को इस शो में लाएं। मानस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे थे लेकिन वो नहीं जुड़ पाए हैं। जोशी सर कुछ कह रहे हैं? तबला। हाँ हाँ सर, हाँ तबला विशेषज्ञ। मैं मानस से कुछ पूछना चाहता था, यदि मानस स्क्रीन पे होते तो। चलो कुछ कोई बात। मानस यदि आते तो मैं उनसे मेरा प्रश्न था। मेरे ख्याल है उनका नेटवर्क चला गया है। जी, कल सर हमारे साथ नरेंद्र भावी जी होंगे, जो तबले के विशेषज्ञ शिक्षक हैं महाराष्ट्र से। तो आज के लिए सर मुझे लगता है इतना ही काफी है। मैं हेमंत सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो उन्होंने और संजय वर्मा जी और हेमंत सर ने आज के लिए जो फील्डिंग सजाई थी वो बहुत अच्छी रही। हालांकि नेटवर्क ने जो है इसमें मैं दगा दे दिया। बारिश हो गई, बावजूद बारिश हो जाती है। बारिश हो गई सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भट्ट जी, एक दिन हम अपने सारे समन्वयकों को, उस दिन ममता जोशी पाठक जी भी आएंगी, राहुल भी आएंगे, संजय भी आएंगे, पूरन भी आएंगे, जितने समन्वयक हमारे हैं इन सबको हम बुला करके बातचीत करेंगे। जी जी। तो सर हेमंत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रोज की तरह हमें अनुग्रहित किया। और बहुगुणा जी का बहुत आभार कि वो ऋषिकेश से हमारे साथ नियमित हैं। जोशी सर का बहुत आभार कि तमाम लैपटॉप और नेटवर्क और मोबाइल के बीच झूलते हुए आप इस शो में लगातार बने हुए हैं। सर मैं देख रहा हूँ आपकी हालत भी आज मेरी जैसी है। मेरी हालत तो आज बहुत खराब है, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी सर्दी जुकाम वगैरह है। और सबसे बड़ा सर मैं बिस्ट सर को, जीवन सिंह बिस्ट जी, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी जनसेवा में लगे हैं और इतने खेलों के साथ बिल्कुल आत्मा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। आप हम सबको, नई पीढ़ी के शिक्षकों को एक राह दिखा रहे हैं कि रिटायरमेंट जैसी कोई शब्द होता नहीं है। जोशी सर, जीवन बिस्ट सर और हेमंत बिस्ट सर, तीनों ही लोग हमें ये बता रहे हैं कि रिटायरमेंट नाम का कोई चीज नहीं होती। और बहुगुणा जी तो उनसे भी आगे रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। तो आज से दाजू कहा करेंगे हम। माइंड गेम। हाँ बहुगुणा दाजू। हाँ तो सर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मानस को भी धन्यवाद। डॉक्टर मानस शाह और डॉक्टर ममता जोशी पाठक जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ रहे, इस शो में लगातार बने रहे। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को संपादित करके यूट्यूब में डालें तो बेहतर रहेगा। सर शुक्ला सर, इतना टेक्निकल और इतना हमारे पास सुविधाएं नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है कि हम पहले इसको एडिट कराएं फिर डालें। तो हम इसको एज इट इज डाल देते हैं, फिर जो अपनी सुविधा से देखना चाहें लोग वो देखते हैं। माफी के साथ मैं आप सबसे अनुमति लेना चाहूंगा। कल शाम 7 बजे हम तबले के हमारे उस्ताद नरेंद्र भावी जी, जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत कमाल के संगीतकार हैं। कल शाम हम उनसे सुनेंगे तबला और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो तब तक के लिए सब अनुमति दीजिए आप सब हमें। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर खेल दिवस की शुभकामनाएं, सबको बधाई।